नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से राजस्थान के अफवाह तंत्र के कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान के अफवाह तंत्र के, क्योंकि अफवाह तंत्र से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं। दोस्तों, जैसे कि विदित है, रीट, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक जैसी जो भर्तियां हैं वो जल्द ही आयोजित होने वाली हैं। तो दोस्तों, तैयारी में लग जाएं, बैठे ना रहें, समय का सदुपयोग करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आहू नदी का उद्गम स्थल है। आहू नदी का उद्गम स्थल है। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ ये पता करना है कि आहू जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, या आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आहू जो है यह है काली सिंध नदी। काली सिंध जो नदी है, इस काली सिंध नदी की सहायक नदी है। किसकी है? काली सिंध। और काली सिंध खुद जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से, जैसे आहू का नाम दे दिया कि आहू निम्न में से कौन सी की सहायक नदी है, तो ये कौन सी की है? काली सिंध की है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको याद होगा, इस तरह से दक्षिणी राजस्थान, उसके बाद ये झालावाड़ वाला जो क्षेत्र का, यूँ झालावाड़ और बारां जो भाग है राजस्थान का, दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश जिसको हम कहते हैं, यहाँ से मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से, कहाँ से है? मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से एक नदी आती है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में एक जगह है और उसका नाम है सुसनेर जगह। कौन सी जगह है? सुसनेर। सुसनेर दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। सुसनेर मध्य प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, यह नदी झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में दोस्तों यहाँ एक गांव है जिसका नाम है नंदपुर गांव। कौन सा गांव है? ये झालावाड़ जिले के नंदपुर गांव में प्रवेश करती है, झालावाड़ में आती है। और झालावाड़ में ये पहुंचती है गागरोन नामक स्थान पर। कौन से स्थान पे पहुंचती है? गागरोन। गागरोन का दुर्ग, आपने नाम सुना होगा, जल दुर्ग। ठीक है, तो जब ये गागरोन पहुंचती है तो इस साइड से एक और नदी आ रही होती है और उसका नाम है काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। ठीक है, तो ये काली सिंध जो नदी है, ये गागरोन, झालावाड़ और इधर से कौन? आहू, दोनों नदियां आहू और काली सिंध नदी के संगम पर एक दुर्ग बना है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग, और यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है राजस्थान का। ठीक है, यहाँ से भी नदी आगे जाती है तो कोटा की नांदरा नामक स्थान पर इधर से आ रही कौन सी नदी? चंबल नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था आहू नदी का उद्गम स्थल है। तो आहू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आहू नदी का उद्गम है सुसनेर, मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? सुसनेर, मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, देवास जो है, देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? काली सिंध नदी का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से काली सिंध नदी का उद्गम है, तो देवास मध्य प्रदेश। सुसनेर से किसका होता है? आहू का होता है। नंदपुर, आपको नाम मैंने बताया कि ये आहू नदी है, ये झालावाड़ के नंदपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आहू नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो आहू नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? नंदपुर में प्रवेश करती है। और ये गागरोन नामक स्थान पर आने के बाद किस में मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, तो इस टाइप में दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करवाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी कमी लगी दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से चंबल नदी बेसिन का विस्तार नहीं है। दोस्तों, नदी बेसिन एक क्षेत्र है और इनमें से पूछा गया है कि वह कौन सा जिला है जो चंबल नदी बेसिन में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे जिस तरह से भीलवाड़ा, कौन सा है? भीलवाड़ा है, बूंदी है, प्रतापगढ़ है, उसी के साथ चित्तौड़गढ़ है, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, ये कुछ ज़िले हैं
जिनमें कौन सी नदी बेसिन फैला है? चंबल नदी बेसिन फैला है। एक बार दोबारा अगर दोस्तों आप लिखना चाहें तो मैं दोबारा नाम बोल रहा हूँ, याद रखना, भीलवाड़ा, बूंदी और प्रतापगढ़। ठीक है, उसी के साथ चित्तौड़गढ़, बारां, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में कौन सी नदी बेसिन फैला हुआ है? चंबल नदी बेसिन फैला हुआ है। दोस्तों इस ऑप्शन में यहाँ अजमेर जो है यह चंबल नदी बेसिन में का जिला नहीं है। इस अजमेर जिले में चंबल नदी का विस्तार नहीं है। अजमेर नाम आता है तो दोस्तों बनास बेसिन में इसका नाम ही आ सकता है। कौन से बेसिन में? बनास बेसिन में तो कौन आता है? अजमेर आता है। जैसे बनास में कुल 12 जिले आते हैं, इधर चंबल नदी की जिलों का नाम मैंने आपको बता दिया है कि चंबल नदी बेसिन है ये इतने जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बताऊंगा कि नदी बेसिन किसे कहते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा एक, उसमें बता देंगे आपको कि नदी बेसिन किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ये एक परिभाषा है। ये क्या है? परिभाषा है। आप समझ गए होंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। क्या कहा जाता है? नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नदी का जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं, ऑप्शन में हो कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, उसे क्या कहा जाता है? जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अगर दोस्तों आप जानना चाहें कि अपवाह किसे कहते हैं, ठीक है, अपवाह किसे कहते हैं, तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को दोस्तों क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। मतलब ये वाहिकाएं हैं। नदी कैसे बनती है? जब पर्वतीय क्षेत्र से नदी निकलती है तो वहाँ छोटी छोटी धाराएं बहती हैं, ये उसकी वाहिकाएं हैं। ठीक है, इन निश्चित वाहिकाओं में जो जल प्रवाहित होता है दोस्तों हम उसको क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। फिर ये सभी जो शाखाएं हैं, जो धाराएं हैं, ये एक मिल जाती है और उसके बाद में क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अगला पॉइंट, जैसे दोस्तों यहाँ नाम आ गया आपके सामने जल विभाजक का, मैंने बता दिया, नहीं सॉरी दोस्तों, जल ग्रहण का मैंने आपको बता दिया है। अपन बात करेंगे जल विभाजक के बारे में। जल विभाजक का दोस्तों यहाँ मतलब है जल को बांटना। जल को क्या करना है? बांटना। ठीक है, जल विभाजक मतलब जल का विभाजन करना, अलग अलग कर देना। क्या होगा जल विभाजक का अर्थ? देखिए तो दोस्तों जल विभाजक का अर्थ है एक नदी द्रोणी। एक क्या है? नदी द्रोणी। एक नदी द्रोणी या नदी बेसिन दूसरे नदी बेसिन से, एक नदी बेसिन ये है, दूसरा नदी बेसिन ये है, ये दोनों किसी पर्वत या कोई ऊंची भूमि है, या तो कोई उच्च भूमि है या कोई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इनको क्या कर देती है? ये अलग कर देती है। उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। मतलब ये हो गया कि एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी जिस पर्वत या उच्च भूमि के द्वारा अलग होती है, अलग हो गई ना, ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, अलग होती है। इसी बीच का जिनको ये अलग करता है, जैसे ये कोई ऊंची भूमि है या फिर कोई पर्वत श्रेणी है जो अलग करती है, उसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। जैसे दोस्तों राजस्थान में अरावली जो है, ये अरावली कौन सा काम करती है? राजस्थान में अरावली जल विभाजन का काम करती है। जैसे अरावली राजस्थान में इस तरह से कर्णवत रूप से फैली हुई है। ठीक है, कर्णवत रूप से फैली हुई है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली सभी नदियां अरब सागर में जाती हैं। कहाँ जाती है? अरब सागर में। और अरावली के पूर्व में बहने वाली सभी नदियां कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आपको ध्यान रखना। जैसे इस अरावली ने क्या कर दिया? इस अरावली ने इधर वाली को अरब सागर में, पश्चिम वाली को अरब सागर में छोड़ दिया और पूर्व वाली को बंगाल की खाड़ी के लिए छोड़ दिया। तो ये अरावली जो है ये यहाँ क्या काम करती है?
एक जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, जलग्रहण हो गया, जल विभाजक हो गया, अपवाह हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, अब देखो अपवाह तंत्र आपको कब समझ में आएगा? अपवाह तंत्र आपको तब समझ में आएगा जब आप किसके बारे में जानते हैं? अपवाह के बारे में। और अपवाह के बारे में बताया था कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, किनके माध्यम से? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो वाहिकाएं हैं, ये वाहिकाएं एक जाल बना देती है। क्या बना देती है? एक जाल बना देती है, नेट बना देती है। और उस जाल की, उस वाहिकाओं की जाल को क्या कहा जाता है? तो वाहिकाओं की इस जाल को दोस्तों क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, क्योंकि अपवाह तंत्र वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले ये कम से कम 4-5 बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, समझ गए आप इस बात को? चलो, अपने इस क्वेश्चन का आंसर था जल ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से वह नदी जो मध्य प्रदेश की है और वह राजस्थान में आकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसका मतलब आपको दोस्तों यहां पता होना चाहिए कि कौन सी नदी ऐसी है जो मध्य प्रदेश से आती है, और मध्य प्रदेश से आती और आने के बाद किससे मिलती है? दोस्तों वो आने के बाद किससे मिलती है? चंबल नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? चंबल से। तो वह नदी कौन सी है? ऑप्शन आप अपने सामने दोस्तों, परवन, बनास, आयड़, मोरे। देखिए दोस्तों, बनास जो नदी है वो चंबल में जरूर मिलती है, सवाई माधोपुर में मिलती है, खंडाहर ब्लॉक में मिलती है, पदरा गांव में मिलती है। बनास चंबल में मिलती जरूर है, लेकिन बनास मध्य प्रदेश से नहीं आती है। बनास का उद्गम तो राजसमंद जिले से होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आयड़ नदी है, ये दोस्तों बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास की। देखिए क्या है कि उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उसके बाद वो एक झील में गिरती है, झील का नाम है उदय सागर, और उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च। और ये बेड़च आगे बिगोद भीलवाड़ा में किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो यहाँ दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश से नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, बनास ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अगर हम यहाँ दोस्तों मोरेल के बारे में बात करें तो ये नदी भी राजस्थान में बहती है, मध्य प्रदेश से नहीं आती है। अपना ऑप्शन यहाँ एक ही सही होता है, और वह कौन होता है? परवन का होता है। परवन का किस तरह से होता है दोस्तों? परवन जो नदी है ये दोस्तों इस तरह से, जब हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, झालावाड़ और बारां का चित्र बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, तो आपको पता होगा इधर मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, और यहाँ पर मालवा का पठारी प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? मालवा का पठारी प्रदेश। मालवा के पठारी प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है, और वो झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, और झालावाड़ में वो प्रवेश करती है, एक स्थान है, एक गांव है खड़ीबोर। कौन सा स्थान है? खड़ीबोर गांव है, जो कहाँ पड़ता है? जो झालावाड़ जिले में पड़ता है। कहाँ है? झालावाड़ जिले में पड़ता है। वहां प्रवेश करती है, उसके बाद में यह नदी आगे चलती है। ठीक है, बारावाले में बहती है। आपको पता होगा बारां में परवन नदी के किनारे पर एक दुर्ग बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? शेरगढ़ दुर्ग। क्या नाम है? शेरगढ़ दुर्ग। और ये कोटा के रामगढ़ में आने के बाद दोस्तों यह नदी किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका मतलब यही हमसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश से आ रही है बिल्कुल, और किस में आकर मिलती है? चंबल में आकर मिलती है। तो हमारा आंसर यहाँ सही क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए होगा, और मतलब इसका आंसर क्या है? परवन। दोस्तों जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए, इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन भी बनाकर दिया जा सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। प्रत्येक नदी के अपवाह तंत्र को आप बिल्कुल बारीकी से गौर से समझें, और ये समझना है, अगर आपको बिल्कुल अगर डायग्राम से समझना है, तो दोस्तों आप परिश्रम क्लासेज झुंझुनू के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप राजस्थान के अपवाह तंत्र को मेरे द्वारा डाले गया जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने वहां नदियों को बिल्कुल एक मैप की तरह पढ़ाया है, प्रत्येक नदी का डायग्राम बनाया है, कौन से जिले में बहती है, कौन सी उसकी सहायक नदियां कहाँ मिलती है और कहाँ उनका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बनास नदी राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत है। बनास जो नदी है, जिसे हम वन की आशा कहते हैं, जो पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो पूरी की पूरी कहाँ बहती है, जो राजस्थान में बहती है, उस नदी का नाम क्या है? बनास है। ठीक है, जो राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का कितना है? 9.80%। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, तो 9.80% है जो बनास है राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह नदी जो अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों कि निम्न में से वह कौन सी नदी है जो राज्य के अच्छी वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है? ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल पता होगा कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान के दक्षिण पूर्व से अगर हम उत्तर पश्चिम या पश्चिम की ओर जाएं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मतलब इस हिस्से में राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसके बाद हम जो जो पश्चिम की ओर आते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है? वह नदी जो अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों से बहती है और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जाती है, कौन सी है? दोस्तों अपन इसका पता करते हैं कि वह नदी कौन सी हो सकती है। ठीक है, चलो हम एक राजस्थान का जैसा भी डायग्राम है वो बनाते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम बनास की बात करते हैं। दोस्तों बनास जो नदी है, बनास नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम इधर जो राजसमंद में खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है, और ये इस तरह से बहती हुई सवाई माधोपुर के खंडाहर ब्लॉक में पदरा गांव में जाने के बाद किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो ये तो इस दिशा में बह रही है, इसका मतलब ये तो कम वर्षा वाले से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बह रही है। उसके बाद यूं चंबल आती है जो मध्य प्रदेश से आती है, सीमा बनाती है और यूं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो यहाँ ये ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। लूणी है, ये दो शाखाओं के रूप में अजमेर से निकलती है, उसके बाद यूं दक्षिण पश्चिम की ओर होती यूं बहती है। ये हो सकता है दोस्तों क्योंकि अजमेर में जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और ये जो क्षेत्र है इससे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ वर्षा होती है अधिक, यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ अपना क्वेश्चन का आंसर यही हल हो जाता है कि जो अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है वह कौन सी है? लूणी। फिर भी दोस्तों आपको चेक करना हो तो माही है, माही दक्षिण से आती है और वापस दक्षिण में चली जाती है। इसका मतलब ये तो अगर अच्छी वर्षा से आई तो वापस कौन से क्षेत्र में चली गई? अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही चली गई। तो यहाँ ये लाइन ठीक नहीं बैठती। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन अपना यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? दोस्तों आपको पता होगा कांठल जो है ये प्राचीन समय में प्रतापगढ़ वाला जो भाग है उसको कहा जाता था क्या? कांठल कहा जाता था। ठीक है, अब दोस्तों कांठल जो है प्रतापगढ़ वाला जो भाग है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का जो भूभाग है जो कांठल कहलाता था। ठीक है, अब उस कांठल वाले क्षेत्र से एक नदी प्रवाहित होती है। देखिए अगर हम बात करें तो सोम जो नदी है ये तो उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से आती है। ये तो उदयपुर की बीछामेड़ा की पहाड़ियों से आती है। ठीक है, तो मतलब ये प्रतापगढ़ में नहीं जाती, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। उसके बाद माही को अगर देखें दोस्तों तो ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और डूंगरपुर से बहती वापस चली जाती है। तो ये इतना जो क्षेत्र है, ये इधर वाला जो क्षेत्र है ये कांठल वाला क्षेत्र आ रहा है। इसका मतलब इसी नदी को कहते हैं क्या? कांठल की गंगा। ठीक है, चंबल की बात करें दोस्तों तो चंबल इधर से बह जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये कांठल वाले क्षेत्र में नहीं आती। बनास जो है ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में बहती है, तो वो भी कांठल वाले क्षेत्र में नहीं आती। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा? माही नदी का ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ इसके संबंध में दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। आपको पता होगा दोस्तों कि माही के संबंध में, माही को मतलब 56 के मैदान में बहने वाली नदी भी कौन सी है? माही है। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का जो भूभाग है उसको हम 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है,
और उस छप्पन के मैदान से होकर बहती है कौन सी नदी? माही नदी। इसलिए इसे कहते हैं छप्पन के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी। दोस्तों इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं। इस क्षेत्र को वागड़ कहती हैं। दोस्तों वागड़ क्या है? वागड़, वागड़, ठीक है, ध्यान रखना। वागड़ किसे कहते दोस्तों? तो देखिए इधर से गुजरात की सीमा लगती है, ये राजस्थान है। गुजराती बोली और राजस्थानी जो बोली है उसका मिश्रित रूप वागड़ी है। उस बोली को क्या कहते हैं? वागड़ी कहते हैं। इसका मतलब ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला जो भाग है, इस भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वागड़ी है। इसलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इसी नदी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन आज एग्जाम में कि निम्न में से किस नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है? तो वह कौन सी है? माही नदी को ही दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण राजस्थान आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, विद्युत आदि सभी माही बजाज सागर बांध उससे निकलने वाली नहरों से होती है। इसलिए स्वर्ण की संज्ञा दी गई है किस नदी को? माही नदी को, ठीक है। दोस्तों एक और क्वेश्चन आजकल चल रहा है कि निम्न में से किस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों आदिवासियों की जो गंगा है वो किस नदी को कहते हैं? माही को ही कहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि दक्षिण राजस्थान आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उन आदिवासी लोगों के जीवन में माही नदी का उतना ही महत्व है जितना हम गंगा नदी के महत्व के बारे में समझते हैं, ठीक है। इसलिए इसे आदिवासियों की क्या कहा जाता है? गंगा के नाम से इसे पुकारा जाता है, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है करमाई निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? करमाई जो नदी है वो निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जाखम जो नदी है, जाखम नदी की एक तो सूकली, आपने नाम सुना होगा सूकली, और दूसरी कौन सी है? करमाई। दूसरी कौन सी है? करमाई। सूकली और करमाई ये दोनों नदियां जाखम की सहायक नदी है। किसकी है? जाखम की सहायक नदी है। दोस्तों जाखम नदी का उद्गम है ये प्रतापगढ़ जिले से होता है। कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है छोटी सादड़ी, जो पहले कभी चित्तौड़गढ़ में हुआ करती थी। प्रतापगढ़ का गठन हुआ तो चित्तौड़गढ़ के इस भाग को किस में शामिल कर दिया? प्रतापगढ़ में शामिल कर दिया। तो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और वह नदी कौन सी है? जाखम, जो प्रतापगढ़ में बहती है। डूंगरपुर में जब आती है तो ये सोम नदी से मिल जाती है और सोम है वो माही से मिल जाती है। तीनों मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं बेणेश्वर डूंगरपुर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दोस्तों यहाँ याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आपको माही के बारे में मैंने बता दिया, बहुत क्वेश्चन आए इसमें। ये मध्य प्रदेश की मेह झील से निकलती है। माही की दोनों सहायक नदियां हैं, सोम और जाखम, तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है। जैसे इस तरह से माही है, उसके बाद में इधर से कौन आई? ये जाखम नदी है। इसके बाद में इधर पश्चिम की ओर से आती है कौन? पश्चिम की ओर से सोम आती है। सोम जाखम से मिलती है और फिर किस में आकर मिल जाती है? ये माही नदी में आकर मिल जाती है और यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसे आदिवासियों का तीर्थ वेणेश्वर धाम, आपने नाम सुना होगा। वेणेश्वर नवा टापरा गांव डूंगरपुर में यहाँ एक प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बनता है। आदिवासियों का प्रसिद्ध मेले का आयोजन यहाँ होता है। दोस्तों बामनी जो नदी है यह किसकी सहायक नदी है? बामनी चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। इसे ब्राह्मणी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मणी। ये चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चित्तौड़ की हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, चित्तौड़ में बहती है। और चित्तौड़गढ़ जिले में ही दोस्तों भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य, आपने नाम सुना होगा। भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य, वहां जाने के बाद यह नदी किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से वह नदी जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नहीं है, मतलब बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, कौन सी नदी है? दोस्तों आपको पता होगा माही नदी दक्षिण से आती है, वापस दक्षिण में चली जाती है, मतलब खंबात की खाड़ी में जाती है। खंबात कहाँ है? अरब सागर का ही भाग है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। तो इसका मतलब जाखम का जल भी कहाँ जाता है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाता है।
साबरमती जो नदी है दोस्तों, साबरमती नदी का जो उद्गम है ये है दक्षिण में, जो उदयपुर जिला है उस उदयपुर जिले की कोटड़ा जो तहसील है, उस कोटड़ा तहसील में अरावली की जो पहाड़ियां हैं, उन अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, डूंगरपुर आती है, उसके बाद ये दक्षिण में जाती है, गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये गुजरात चली जाती है, और गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में किसके साथ, माही भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और साबरमती भी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, तो ये अरब सागर में जाती है, ये अरब सागर में जाती है, ये अरब सागर में जाती है। और यहाँ पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नहीं है दोस्तों, सॉरी यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया, सॉरी दोस्तों, ये भी हाँ, यहाँ क्वेश्चन या तो अरब सागर का होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इस तरह से हो सकता है कि निम्न में से वह नदी जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की है, निम्न में से वह नदी जो बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की है, तो वह कौन सी है, कोठारी नदी है। कौन सी नदी है, कोठारी है दोस्तों। कोठारी जो है ये बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, दिवेर राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है, दिवेर राजसमंद से उद्गम होता है, और उसके बाद में ये किसमें मिल जाती है, बनास में, और बनास किसमें मिल जाती है, चंबल में, और चंबल अंत में यमुना में, यमुना किसमें, गंगा में, गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो यह जो नदी है, क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से है कि निम्न में से वह नदी जो बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की है, तो वह कौन सी नदी है, कोठारी। दोस्तों माफी चाहूंगा, यहां नहीं शब्द जोड़ दिया जो गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भीमलत प्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यह जो जलप्रपात है ये मांगली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, मांगली जो नदी है उस मांगली नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। ठीक है, और मांगली जो है ये मांगली नदी मेज नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, मेज नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों मेज जो है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो मांगली नदी पर बना हुआ है भीमलत प्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है, कि राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को यहां थोड़ा ढंग से पढ़ने के लिए हमें एक टूटा फूटा सा, हमें जैसा भी बना सकते हैं, एक राजस्थान का रेखा चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि वास्तव में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी दक्षिण से प्रवेश करती है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन बनास तो राजस्थान में प्रवेश नहीं करती। ये तो राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी है। बनास शब्द जुड़ जाने से यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि दक्षिण से प्रवेश, राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदियों का समूह ढूंढना है। चंबल तो है लेकिन बनास नहीं है, तो पूरा का पूरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा माही चंबल, इधर से ये चंबल नदी चित्तौड़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है, तो मतलब दक्षिण से तो आ रही है, दक्षिण से प्रवेश कर रही है। और दूसरी माही जो नदी है ये भी किधर से प्रवेश कर रही है, तो दोस्तों माही नदी भी किधर से प्रवेश कर रही है, माही जो नदी है वो भी दक्षिणी राजस्थान से ही प्रवेश कर रही है। तो ये ऑप्शन अपना सही हो सकता है। इसे एक बार छोड़ दें, दोबारा और चेक कर लेते हैं। परवन दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, लूणी प्रवेश नहीं करती, लूणी तो निकलती है ये अजमेर के नागपाड़ से, उसके बाद ये नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर वाला जो भाग है उससे होकर बहती है और गुजरात में जाती है, तो इसका मतलब ये दक्षिण से नहीं आती। पार्वती जो नदी है ये तो सीहोर मध्य प्रदेश से आती है, चंबल में मिलती है, ये नहीं है। और कातली जो है ये तो अंतः प्रवाह की नदी है जो राजस्थान में प्रवेश नहीं करती, राजस्थान में बहती है और राजस्थान में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है ये माही और चंबल का समूह होगा, जो दक्षिण से प्रवेश करती है, उसका युग्म यहाँ पर ये सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, कि वह कौन सा है जो सही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ ऑप्शन देखने से पता चलेगा कि पूछा क्या गया है। पूछा ये गया है, ये देखो लूणी, जमाई, माही, सोम, काली सिंध, परवन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मुख्य नदी है और ये उसकी क्या है, सहायक नदी है।
ठीक है। क्या दोस्तों लूनी की सहायक नदी जवाई है? बिल्कुल सही है। अपने को तो यहाँ ऑप्शन क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया कि जो गलत है वो छांटो आप। तो लूनी की सहायक नदी क्या है? जवाई है। माही की सहायक नदी क्या है? सोम है। काली सिंध की क्या है? परबन है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, काली सिंध यहाँ चंबल ऑप्शन होना चाहिए था। हालांकि काली सिंध जो है ये ऑप्शन परबन, परबन जो नदी है वो सीधी जाने के बाद किसमें मिलती है? चंबल में मिलती है। हालांकि ऑप्शन हमारा ये सही होगा, साबरमती बांडी। साबरमती अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग है और बांडी इधर से बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र वाला भाग है। ये इसकी सहायक नदी नहीं है, साबरमती की सहायक नदी नहीं है। बांडी या तो फिर किसकी है? बनास की, या फिर किसकी है? लूनी की सहायक नदी है। इसलिए यह हमारा ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, दी बेस्ट, तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा, साबरमती बांडी, जो बातें गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, निम्न में से राज्य की कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? अपने को दोस्तों इन नदियों के समूह में से वह समूह छांटना है जो जल कहाँ जाता है? जो अरब सागर में जाता है। दोस्तों चंबल, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, गंगा बंगाल की खाड़ी में जाती है। हमारे से यहाँ क्या पूछा गया है? अरब सागर का पूछा गया। तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। बनास, बेड़च, कोठारी, दोस्तों ये चारों जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की हैं, अरब सागर की नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि निम्न में से बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की है तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ अरब सागर का पूछा है तो ये नहीं है। लूनी कच्छ के रण में जाती है। माही अरब सागरी वाले भाग में, जहां अपन खंबात की खाड़ी में जाती है। सोम माही की सहायक नदी है। साबरमती खुद जाती है खंबात की खाड़ी में। इसका मतलब यह ऑप्शन ऐसा है जो अरब सागर में जाता है। अगर और चेक करना चाहें तो दोस्तों घग्गर आंतरिक प्रवाह की है, कांतली आंतरिक प्रवाह की है, साबी आंतरिक प्रवाह की है, काकनी या फिर काकने जो है ये कौन सी की है? ये आंतरिक अपवाह की। तो ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन दोस्तों ये आंतरिक अपवाह तंत्र का है। किसका है? आंतरिक अपवाह तंत्र का। तो ये भी बात याद होगी हमें, ये आंतरिक की, ये बंगाल की खाड़ी की, ये अरब सागर की। साबी आंतरिक की है, काली सिंध बंगाल की खाड़ी की है, पार्वती बंगाली खाड़ी की है, मोरेल बंगाली खाड़ी की है। इसका मतलब दोस्तों हमारे क्वेश्चन का यहाँ जो आंसर है वो है लूनी, माही, सोम और साबरमती। ठीक है, क्योंकि यहाँ अरब सागर की ओर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांतली नदी का उद्गम स्थल है कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों बैराठ, जयपुर बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? बाणगंगा। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? जाखम। बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर है, यहां से दोस्तों सोम नदी का उद्गम होता है। और खंडेला, खंडेल नाम लिखा गया दोस्तों यहाँ, खंडेला जो है ये खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है और वहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? कांतली नदी। ठीक है, तो कांतली नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है दोस्तों। ये सीकर में बहती है, झुंझुनू में बहती हुई ये मरुस्थल या फिर रेतीली जो मृदा है उसमें विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये केवल बरसाती नदी है और बाकी समय इसमें पानी नहीं होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन इसके संबंध में आजकल और भी चल रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी, कि आंतरिक अपवाह तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उनमें से पूरी की पूरी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? कांतली है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपना, चुलिया जलप्रपात स्थित है, नदी का नाम दिया है, निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? माही नदी पर कोई जलप्रपात नहीं है। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? चुलिया जलप्रपात। दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में चुलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चंबल नदी। ऊंचाई लगभग कितने मीटर? 18 मीटर है इस जलप्रपात की। ठीक है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है चुलिया जलप्रपात। ये दोस्तों आपको यहाँ बात यादें रखनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों
ये इस तरह क्वेश्चन का तरीका आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।